हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की कॉमिक गोजो और घटोत्केतु का दूसरा भाग। राजकुमार रतन देव तो अपनी पलकें तक झपकना भूल गया था। उफ, अप्रतिम सौंदर्य, मेरी तो पलकें तक झपकना भूल गई हैं। अद्भुत, अद्भुत। किंतु अगले ही पल चेहरे पर हल्की कठोरता लाते हुए राजकुमार ने कहा, तीर चलते वक्त तुम भी तीर चलते वक्त भी तुम खामोश क्यों रही? अगर मैं ऐसा करती तो पिताश्री के फन की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर जाता राजकुमार। और अगर मेरा निशाना चूक जाता तो मुझे अपनी जान से ज्यादा आपके तीरंदाजी के फन की विफलता का दुख होता। बहुत खूब। किंतु क्या इस कार्य के लिए तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें विवश किया? जी नहीं राजकुमार, बल्कि पिताश्री की परेशानी देखकर मैं स्वयं ही यह कार्य करने की इच्छुक हो उठी थी। कंचन अपने जवाब से राजकुमार रतन देव को निरुत्तर करती चली जा रही थी। उसी समय सबसे अलग थलग भीड़ में मौजूद थी वह रहस्यमय आकृति। ओह, वन में गोजो से जंग के दौरान ही मैंने इस कलाकृति की पलके झपकनी देख ली थी। कंचन, सुदूर किसी अज्ञात स्थान पर यह रहस्यमय किला। किले के अंदर फन फैलाए बैठी भयानक निस्तब्धता को तोड़ती उल्लू के पंखों की फड़फड़ाहट और मनुष्य चिल्लाहट जिसमें के रोए खड़े कर देने के लिए काफी थी। फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़। उस स्तब्ध वातावरण में उल्लू की वे मनुष्य आवाजें सुनकर जहां साधारण मानव की रूहें फना हो सकती हैं, वहीं पटाख से खुली थी वे सुर्ख आंखें। बुकाल, आ गया तू? क्या समाचार लाया है? बुकाल ने वह समाचार उसे दिया। सुनकर गला फाड़कर हंसा वह रहस्यमय किरदार। हा 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 हा। तो आखिर मेरा प्रथम अभियान शुरू हो गया। चूहे को देखकर उल्लू की आंखों में भयानक चमक उभर आई थी। उल्लू ने वह चूहा रहस्यमय किरदार के हाथ से झपट लिया। हा 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 हा। ची 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 ची। शिकारी के खूंखार पंजों से छूटने के लिए शिकार बुरी तरह मचला, तड़पा, मगर अंततः उसका भी अंजाम वही हुआ जो बड़ी मछली के हाथ लग जाने पर छोटी मछली का होता है। अब तू जा बुकाल, घटोत्केतु के पल पल की खबरें तुझे मेरे पास लेकर आनी है। बुकाल वापस उड़ चला। इधर रहस्य में किरदार उस कक्ष में प्रवेश कर गया। एक बरस पूर्व पृथ्वी पर भेजा था मैंने घटोत्केतु को। अब देखना यह है वो मेरे उद्देश्य को पूरा करने में किस हद तक सफल रहता है। अगर वह सफल रहा तो एक एक करके अपनी खलनायक सेना के इन चारों खलनायकों को भी मैं पृथ्वी पर भेजूंगा जो फिलहाल तैयारी पर हैं। और अगर ये चारों भी असफल हो गए तो फिर मैं अगली खलनायक सेना तैयार करने तक अपना अभियान रोक दूंगा। हाँ, मेरा उद्देश्य है पृथ्वीवासियों पर अपनी महानता और श्रेष्ठता सिद्ध करना। और मैं यह सब क्यों कर रहा हूं, यह भी मैं पृथ्वीवासियों को शीघ्र ही बताऊंगा। पृथ्वीवासी जल्दी एक नाम से परिचित होंगे और वह नाम होगा जघन्या का। निशाचर के बने हुए मांस को आनंदित होकर खा रहा था जघन्या। इधर गोजो आश्रम में तप्तमुखी के सामने उपस्थित था। महर्षि, जब कोई वस्तु आसानी से हमें सुलभ रहती है तो हमें उसकी योग्यता का महज ही पता नहीं चलता, किंतु उस वस्तु के खो देने के बाद हमें पता चलता है उसकी श्रेष्ठता का, उपयोगिता का। गोजो, आज तुम पहेलियां बुझा रहे हो? महर्षि, आज मुझे पता चला कि गुरु घंटाल, तीसरी आंख और बिल्लौरा के बिना गोजो कितना अपूर्ण है। सप्त शक्ति धारक को आप क्या कहकर पुकारेंगे महर्षि? गोजो अब सप्त शक्ति धारक नहीं रहा। आज मैं यही जानना चाहता हूं महर्षि कि मैं अपने नाम की सार्थकता को फिर से कैसे कायम रख सकता हूं, क्योंकि गुरु घंटाल, बिल्लौरा और तीसरी आंख शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मैं 50 वर्ष प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मेरी मदद करें महर्षि। गोजो, इन शक्तियों को शीघ्र ही पुनः प्राप्त करना तुम्हारे लिए सरल ना होगा, क्योंकि इन शक्तियों को वापस पाने की पहली ही शर्त तुम्हारा विवाह है, जो त्रिमहर्षि के शाप के कारण पूरी नहीं हो सकती। और अगर मेरा विवाह संपन्न हो जाए तो गुरु घंटाल, बिल्लौरा और तीसरी आंख शक्तियों को शीघ्र ही प्राप्त करने के लिए मुझे फिर क्या करना होगा? ओह, यह तो मैं तभी बताऊंगा गोजो जब तुम सप्तनीक मेरे पास लाओ आओगे सपत्नीक मेरे पास आओगे। ओह, इतना कहकर तप्तमुखी ध्यान मगन हो गए। और गोजो जानता था कि अब तप्तमुखी एक लंबे समय के लिए ईश्वर ध्यान में मग्न हो चुके हैं। मैं आऊंगा महर्षि, मैं शीघ्र ही सपत्नीक आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आऊंगा, क्योंकि मानवता की रक्षा का जो वचन मैंने लिया है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं आऊंगा महर्षि, मैं आऊंगा, लेकिन कब, यह तो सब गोजो भी नहीं जानता था। इधर राजा डिडोरा देव की बात सुनकर मूर्ति शिल्पी सारंग देव की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? पुत्र रतन देव ने जिद पकड़ ली है मूर्ति शिल्पी सारंग देव, और तुम तो जानते ही हो कि गर्म खून जब जिद पर उतर आता है आए तो बगावत कर देता है। तब उन्हें केवल एक ही चीज मना सकती है,
और वो ये कि उनकी जिद पूरी कर दी जाए। किंतु किंतु क्या महाराज? अगर हमने राजकुमार रतन देव की जिद पूरी करने की चेष्टा की तो हमें भय है कि हम अपने पुत्र को हमेशा के लिए खो देंगे। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सच कह रहे हैं सारंग देव। हमारे पुत्र रतन देव की जन्म पत्री के मुताबिक उसके विवाह के 7 दिनों के भीतर ही राजकुमारी रतन देव की मृत्यु का योग है। ओह नहीं, अगर ऐसी बात है तब तो राजकुमार रतन देव का विवाह केवल मेरी पुत्री कंचन से ही संभव है महाराज। हम आपकी बात का अर्थ नहीं समझे। मेरी पुत्री को सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त है। ओह, क्या सच सारंग देव? अगर तुम सत्य कह रहे हो तो यह विवाह होगा और अवश्य होगा। कंचन से विवाह के लिए पिता की अनुमति पाकर राजकुमार रतन देव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा था। आह पिताश्री, हमारे विवाह को तैयार हो गए हैं कंचन। अब हम शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर एक दूसरे के हो जाएंगे। मेरे लिए तो वो पल जीवन के अनमोल पल होंगे। संपूर्ण पिंजौरा में विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। इधर मूर्ति शिल्पी सारंग देवी बारात का दिन तय होने के बाद कहीं सुरक्षा व्यवस्था के बीच कंचन के साथ कुश की ओर लौट गया, क्योंकि बारात का स्वागत तो उसे कुश में ही करना था। मूर्ति शिल्पी सारंग देव के काफिले को सहसा ही रुक जाना पड़ा। क्या हुआ? रथ क्यों रोक दिया? आगे आगे राह में वृक्ष गिरा पड़ा है श्रीमान। लेकिन यह वृक्ष गिरा नहीं, गिराया गया लगता है, क्योंकि ना तो आंधी ही आई है और ना ही यह वृक्ष कमजोर होकर गिरा है। हवा में सरसराई हुआ करती और 3-4 टप्पे खाने के बाद काफिले के सामने पहुंचकर स्थिर हो गई। कटोत केतु ने गिराया इस वृक्ष को, हा 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 हा, और इसलिए गिराया ताकि तुम्हें आसानी से रोक सकूं। कौन हो तुम? कटोत केतु, मुझे तुम्हारी बेटी की चाह है बुड्ढे। तेरी बेटी कंचन की सुंदरता ने मुझे पागल बना डाला है। नगर में चल रही उसके विवाह की तैयारी अभी मैं देख कर आ रहा हूं, मगर सब फिजूल चला जाएगा, क्योंकि तेरी बेटी अगर किसी के गले में वरमाला डालेगी तो वह घटित क्यों होगा। चला बाहर आ। सैनिकों, पकड़ो इस शैतान को। पिताश्री आ। वाह, क्या बनी थी तू मूर्ति, और नाम भी तेरा खूब है, कंचन। वाह, एक साथ कई शस्त्र आ लगे घटोत्केतु के शरीर में। तुम्हारे सबके सब शस्त्र तो रबड़ के बने हैं। घटोत्केतु ने रबड़ के शस्त्रों को खींचकर तोड़ डाला। कई सैनिकों की तलवारें आ धंसी उसके जिस्म में। रबड़ की बने तलवारी था तेरे की। रबड़ की तलवार का वार भी बड़ा ही सटीक व खतरनाक साबित हो सकता है। सटाक, बशर्ते कि चलाने वाले को चलाने की तमीज हो। अपने हाथ को लचीला बनाकर उसने दूसरे सैनिक पर वार किया और उसे धूल चटाती। सटाक, उसके बाद घटोत्केतु ने उछल उछल कर वो तांडव मचाया कि सारंग देव चीते की मानन झपट पड़ा उस पर। सारंग देव चीते की मानन झपट पड़ा उस पर। छोड़ दे शैतान, छोड़ दे मेरी बच्ची को। पिताश्री। उसके बाद घटोत्केतु ने उछल उछल कर वो तांडव मचाया कि थम थम थार थार, एक के बाद एक धराशायी होते चले गए सैनिक। थम थार थम थार थम थार। मूर्छित हो गया सारंग देव भी। तब अकेला बचा रह गया घटोत्केतु, साथ में थी विवश कंचन। इस समय मुझे केवल गोजो ही इस शैतान से मुक्त करवा सकता है। आह, तुम कहां हो गोजो? यह शाकाल को मैंने गुप्त रूप से तुम्हारे काफिले के पीछे लगाया था। शाकाल से घटोत्केतु के आक्रमण की खबर मिलने के बाद मुझे यहां पहुंचने में भला कितनी देर लगनी थी। गोजो, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच गया था, मगर अब तू जिंदा नहीं बचेगा। थम थम थम, संगारक अपनी शक्ति दो। यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूं घटोत्केतु कि पिछली बार तू मेरे हाथों से बच गया था, मगर अब की बार नहीं बचेगा। गोजो, तुम्हारे आदेशानुसार मैं मशाल ले आया। धन्यवाद शाकाल। घटोत्केतु, तेरा रबड़ीला जिसमें शायद अग्नि की ऊष्मा को ना सह सके। यह अग्नि मेरे शरीर को छू पाएगी तभी ना। घटोत्केतु ने एक भाला उठाकर गोजो की कलाई पर खींच मारा। उफ! सूखी घास पर तेजी के साथ फैल गई आग। गोजो ने वही भाला वापस घटोत्केतु पर खींच मारा। खचाक! लेकिन गोजो के लिए घटोत्केतु की लचीली शारीरिक संरचना के बाद आश्चर्य का यह दूसरा झटका था। यह क्या? इसके जिस्म को स्पर्श करने के बाद भाला रबड़ में बदल गया। गोजो, कोई भी शस्त्रास्त्र मुझ पर वार करते ही रबड़ का हो जाता है। हा, 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 हा। इधर आग प्रचंड रूप लेती जा रही थी। ओह, इन्हें बचाने के लिए मुझे भी कुछ करना होगा। उस भूमि पर मूर्छित पड़े निर्दोष लोगों के प्राण संकट में है। हा 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 हा। गोजो, मैं संपूर्ण पिंजौरा के शस्त्रों को रबड़ में बदलकर सर्वप्रथम पिंजौरा पर अधिकार करूंगा। उसके बाद मैं शीघ्र ही संपूर्ण पृथ्वी पर अपना दावा प्रस्तुत करूंगा। मौत तेरी जिंदगी पर दावा कर रही है शैतान की आंत, जो कि शायद तुझे दिखाई नहीं पड़ रही। गोजो ने घटोत्केतु को धोबी पाट देकर मारे। उफ, मेरे इन भारों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। हा 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 हा। गोजो, मुझसे खेल रहा है या लड़ रहा है?
शाकाल शक्ति ने इसके शरीर से रबड़ नौच डाला था, जिसके नीचे इसका मांसल जिस्म चमक उठा था। शायद इसी कारण घटोत्कचू पिछली जंग में भाग गया था। शाकाल, अपनी शक्ति दो, अब मैं इसे दौरी मार मारूंगा। गोजो ने घटोत्कचू को जमीन पर फैली आग की और उछाल फेंका। उफ! आग की भयानक गर्मी मेरे लिए घातक साबित हुई। मेरे शरीर से रबड़ की परत कई जगह से उतर गई है। कंचन और मंगोल मिलकर मूर्छित लोगों को बचाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, शायद वे इसमें सफल ना हो पाए, क्योंकि मूर्छित लोगों की संख्या अधिक है और आग तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। इधर घटोत्कचू अपने जलते हुए शरीर के साथ पुनः हवा में सरसराया। थम! इरादे खतरनाक ही थे उसके। जलता हुआ रबड़ जब पिघलकर शरीर के किसी भाग पर गिरता है तो कैसा मजा आता है ना गोजो। घटोत्कचू के शरीर से पिघलकर गिरी जलते रबड़ की बूंदों की तपिश से तिलमिला उठा गोजो। उफ! संघारक, अपनी शक्ति मुझे दो। घटोत्कचू उछलकर पुनः भाग निकला। पहले किसी झरने को ढूंढना है और फिर शीघ्र ही शक्ति वृक्ष के नीचे पहुंचकर अपने घायल अंगों की क्षतिपूर्ति करनी होगी। तभी शाकाल को मैंने घटोत्कचू के पीछे लगा दिया था। यह सही समय पर वापस लौट आया है। गोजो, जल्दी करो, मैंने घटोत्कचू को जंगल में एक पिंजरे में समाते हुए देखा है। शाकाल शक्ति गोजो को उड़ाकर ले चली शक्ति वृक्ष की ओर, जहां कुछ ही देर में शक्ति वृक्ष से टपकी शक्ति मेरे शरीर के क्षतिग्रस्त भाग को ठीक कर देगी। इधर गोजो जिस क्षण वहां पहुंचा, यहां तो कोई भी नहीं है शाकाल। लगता है गोजो कि वो यहां से भागने में सफल हो गया, और अब मुझे पता लगाना है कि आखिर वो यहां क्यों आया और ये पिंजरा यहां क्यों रखा गया है। गोजो वापस लौटा तो, पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ पिताश्री। गोजो मंकोट के साथ ठीक समय पर आ पहुंचा, अन्यथा जाने क्या हो जाता। तब गोजो ने उन्हें कुश की सीमा पर विदा किया। अब आप निश्चिंत होकर कुश को जाएं। मूर्ति शिल्पी सारंगदेव और शाका और बारात के स्वागत की तैयारियां करें। तुम्हें तो अब वर पक्ष के अलावा वधु पक्ष का भी मेहमान बनना पड़ेगा गोजो। अवश्य मूर्ति शिल्पी सारंगदेव। विचित्र भाव थे गोजो की आंखों में। क्रमशः गोजो की इस रहस्यमयी चित्रकथा के रहस्य सुलझाने के लिए गोजो के हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर अगली चित्रकथा जरूर पढ़ें, गोजो और शक्ति वृक्ष। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो सीरीज के अगली कॉमिक्स गोजो और शक्ति वृक्ष में। तब तक के लिए धन्यवाद।